हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। इस क्लास में आज हम 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब ये पूरी क्लास आज आपको 13.1 एक्सरसाइज की मिलने वाली है और इस क्लास में हम लोग 13.1 एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। मतलब इससे पहले के 3 क्वेश्चन क्या हुए, इसके पहले के 3 क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चौथा क्वेश्चन आप किस प्रकार करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाली एक घनाकार का मतलब आप जानते हैं कि घन क्या होता है। ये आपको इस प्रकार की आकृति जो है घनाकार आकृति कहलाती है। उसके बाद भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैं अभी आपको इस पे अर्धगोला रख के दिखाऊंगा। तो क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। और लास्ट में पूछा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में जो ये घनाकार लिखा हुआ है, घनाकार का मतलब क्या होता है आपको पता है कि क्यूबिक शेप कहलाता है घनाकार। और इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा है जिसे हम लोग अर्धगोला कहते हैं। कुछ इस प्रकार आपको ये आकृति, जैसे कि ये घनाकार ब्लॉक दिख रहा है, इसके ऊपर इस प्रकार एक अर्धगोला स्थित है और हमसे पूछा गया है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब आप जरा ध्यान से सोचें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लाइन जो आपको ये दिख रहा है, मतलब कि ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन क्या होगी, इस अर्धगोले का जो व्यास होगा वही तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहला आंसर तो मुझको मिल गया कि इसका व्यास क्या हो सकता है, जितनी इसकी भुजा है वही तो व्यास होगा ना, क्योंकि आप इसको जब ऐसे रखेंगे तो इसका जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसका पहला आंसर मुझे मिल गया है कि इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर जब बिना कोई जो है कैलकुलेशन आप पहला आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैं कैसे लिखूंगा, बिल्कुल आपको बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे। तो क्या हुआ, इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, व्यास मतलब डायमीटर क्या हो सकता है, मतलब मैक्सिमम डायमीटर आपसे पूछा गया है कितना हो सकता है, जितनी इसकी भुजा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहा है इन्होंने कि इस आकृति का क्या ज्ञात कीजिए, इसका हमें क्या निकालना है, आपको पता है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आखिर हमें दिया क्या है। हमें दिया है जो उसे लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, भुजा दी है। किसकी भुजा दी है, घन की भुजा। कितनी दी है, घन की भुजा। घन की भुजा हमें मिली है कितने सेंटीमीटर, 7। और पहला आंसर, तो हल में आप पहला आंसर क्या लिखेंगे कि घनाकार जो घन के ऊपर ये जो रखा हुआ है अर्धगोला, इसका व्यास क्या हो सकता है। तो आप लिखेंगे कि घन की भुजा क्या होगी, इस अर्धगोले का व्यास होगी, अर्धगोले का व्यास होगी, है ना। ऐसे आप लिखेंगे या होगा लिख सकते हैं आप, अर्धगोले का व्यास होगा और उस फुल स्टॉप। अतः अधिकतम व्यास, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता था, क्योंकि गोला आप छोटा भी रख सकते हैं लेकिन बड़ा रखेंगे तो फिर वो क्यूब को पूरी तरीके से ढक लेगा। इसलिए हमें इतना रखना है कि उसकी भुजा से लेकर, कहने का मतलब है कि ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजा दिख रही है, इतना होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी 3D शेप दिखाया था, ऐसे आप डायग्राम को समझ नहीं सकते हैं। तो मतलब अतः अधिकतम व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात आपको अच्छा समझ में आ गई होगी कि घन की भुजा अर्धगोले का व्यास होगा, अतः अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को गलत रीड किया तो आप इसका गलत सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए मुझे क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है 2 डिवाइस हैं, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिए ना, आप गलत सोच रहे हैं।
अगर आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और दोनों को आपस में जोड़ दें तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके ऊपर जब इसको आप रखेंगे तो इसमें जो ये सर्कल बनेगा वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब जब इसको आप ऐसे रखेंगे तो एक जो सर्कल यहाँ पर बनेगा वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और इसको रखने के बाद इसके ऊपर का ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और निकालने के बाद जो ये मतलब निकालने के बाद दोनों को जोड़ दें। उसके बाद क्या करें? जो यहाँ पे ये सर्कल बना था इस वाले सर्कल का एरिया निकालकर उसको बाहर हटा दें। बात समझ में आ गई कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो यहाँ पर सर्कल बनेगा मतलब इसको रखने के बाद, क्योंकि आपने पूरे का निकाल लिया है इसका, और जब इसको आप रखेंगे तो इतना एरिया मेरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करना पड़ेगा? जो यहाँ पर सर्कल बनेगा। बात समझ में आ रही है मेरी कि क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका एरिया दोनों को निकाल कर इस सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो कैलकुलेशन पे फोकस कीजिएगा। मैं बहुत छोटी छोटी बातें और बताता रहता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, लास्ट में आपसे इन्होंने पूछा था कि इस जो हमारा बना हुआ है ठोस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें से हम लोग क्या ऐड करेंगे? आपको पता है कि उसमें क्या ऐड किया जाएगा? उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्या? दो प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इसकी ये ऊपर वाली सरफेस होती है, इस वाली सरफेस का जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आप वक्र पृष्ठ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ घटाया जाएगा तो माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। और क्या घटाएंगे? जितने एरिया को ये कवर कर लेगा, मतलब कि आप वृत्त का क्षेत्रफल इससे माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। अब लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसकी त्रिज्या कितना रखेंगे? तो आप तो पहले ही लिख चुके हैं कि अर्धगोले का व्यास, वहीं से उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। क्यों? आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखेंगे 6a²। टोटल निकाल लिया। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और आगे क्या होता है? 2 होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल आपने एक चैप्टर ही पूरा पढ़ा है वृत्त का, तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। देखिए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखते हैं बस रखा और फॉर्मूला और वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग अगर यहाँ पर आप लगा लें तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो सकता है। देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ। आप यहाँ लिख दीजिए 6a² और देखें अगर इस पूरे वाले पार्ट को जो ये पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप मन में मान लें कि ये x लिखा हुआ है। अगर ये x लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया हमारा 2x और ये हो गया x, और 2x में से जब x को माइनस करते हैं तो क्या उत्तर आता है आपका? x आता है। इसका मतलब जब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या उत्तर आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख दें और अब वैल्यू को पुट करें तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो क्या करते हैं, अब खींचते हैं ऐसे लाइन और 6 लिखते हैं। 6 लिखा। ए क्या है? वर्ग की भुजा है जो कि आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस लगाया। पाई की वैल्यू क्या है? जो इन्होंने कहा था कि 22/7 रखिए, 22/7 रख दी। उसके बाद आर की वैल्यू को देखा, आर कितना रखना है, क्योंकि व्यास आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होगी? हम लोग लिख सकते हैं 7/2। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या 7/2, अन्यथा आप वहाँ पर समझ जाएंगे। तो क्या हुआ? हम लिखेंगे 7/2 और कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, या आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए
6 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। फिर प्लस 22/7, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो 7 एकम 7 और 7 7 49। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और इसको इससे कैंसिल आउट किया तो 11 हो गया। अब इसको इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 6 का पहाड़ा 9 बार आप पढ़ेंगे तो 6 9 54 हो गया, हासिल हुआ 5, और 6 चौको 24, और 24 और 5 हो गए 29, और उसके बाद 11 को 7 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 77, और 2 एकम 2। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छे से क्लियर है ना? थोड़ी सी आज मैं आवाज़ को अपना थोड़ा सा कम करके बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बड़ी सी क्लास दे सकूँ और मुझे दर्द ना हो, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ाने की वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है गले में, इस वजह से थोड़ी सी क्लास कम भी आ रही है, क्योंकि मुझे दर्द बराबर होता रहता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसका करते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख देंगे एलसीएम, अगर डेसिमल में आंसर निकालना चाहें तो डेसिमल में, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा मतलब 2 9 18, तो 18 हो गया कि मतलब 8, और हासिल हुआ 1, और 2 दूनी 4, तो ये हो गए हमारे 588, प्लस 2 एकम 2 1 आया तो मतलब ये 77। अब इनको इसमें से जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे 7 और 8, 7 8 और 7 कितने हो गए 8 7 15, हासिल हमारा 1 हुआ, फिर 8 7 15, फिर हमारा 1 हासिल हुआ, तो मतलब ये 16 हो गए, फिर हासिल 1 हुआ ना, तो 5 में से 1 जुड़ गया, कितना हो गया 6, 665/2। तो अब ये इतना आप छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, और आई थिंक आपका यही आंसर आपकी बुक में आ रहा होगा। तो आपकी बुक का जो आंसर है वो 2 से डिवाइड करने के बाद है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो होगा 3, फिर 2 3 6, 3 हो गया, फिर 2 दूनी 4, और दशमलव लगाया 1 0 बढ़ा लिया, तो 2 पंचे कितना हो गया 10। इसका मतलब इतना आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अच्छे से अगर समझ में आई है तो जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और उम्मीद है आपको ये क्लास बेहतर समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, तो पहले इसको पूरा साफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये तो मैंने पूरा बोर्ड अभी साफ फिलहाल कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, लिखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। मतलब एक घनाकार ब्लॉक लेते हैं और उसको अंदर से काट देते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा घनाकार ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर दिया गया है, इसको पूरा ऐसे खोद कर, है ना, क्या निकाल दिया गया है, इसमें गड्ढा बना दिया गया। और कैसा गड्ढा बनाया गया है? गड्ढा बनाया गया है हमारा अर्धगोलाकार, मतलब कि जो अभी ऊपर उठा हुआ था अब वो नीचे जो है धंस चुका है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मतलब अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा व्यास है अर्धगोले का वो हमारा घन के भुजा के बराबर है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, लिखा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मतलब कि एक घनाकार ब्लॉक है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा था इससे पहले। इस प्रकार ये घनाकार एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में से क्या काट लिया गया है, एक गड्ढे को बाहर निकाल लिया गया, मतलब काट कर एक गड्ढा बना दिया गया है। कुछ इस प्रकार ऐसे एक गड्ढा बनाया गया है, इसको काट दिया गया है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे काट कर एक गड्ढा बनाया गया है। और कहा है कि इसका, देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है कि क्या होगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी बुक है
उसमें डायमीटर ज़रूर दिया है, वो डायमीटर उन्होंने कहा है कि एल ले लीजिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम क्या करते हैं, एल ही ले लेते हैं, क्योंकि आंसर आपका एल में ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लिख लेते हैं माना घन की भुजा या घन का किनारा आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि घन का किनारा क्या है, घन का किनारा एल मीटर है। क्या मान लेते हैं, एल मीटर है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि घन का किनारा एल मीटर है। उसके बाद तो हम लोग घन का किनारा पता हो चुका है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः जो हमारा ये अर्धगोला है, अर्धगोले का अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी क्या होगा, एल मीटर है ना। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका व्यास जो है वो घन के किनारे के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो त्रिज्या आर होती है वो l/2 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि व्यास की आधी ही त्रिज्या होती है। अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हमसे पूछा गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान है, हम लोग लिखेंगे कि जो क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा शेष जो बचेगा ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और किसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द जो हमारा सॉलिड है ना, जो हमारा ठोस है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पूरे घन का निकाल लें। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहले इस पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, आपको पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो कि ये गड्ढा ऐसे बना हुआ है। तो आपने तो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर हमें इसका निकालना हो, अंदर वाले का पूरा, वही फॉर्मूला होगा। बस क्या चेंज होता है, रेडियस, क्योंकि आउटर रेडियस कुछ और होती है और इनर रेडियस कुछ और होती है। पर इन्होंने ऐसे क्वेश्चन में कोई बात नहीं की है कि आउटर रेडियस इनर रेडियस, तो हम लोग आउटर और इनर को दोनों को सेम रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें पूरे घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद हमें इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। माइनस नहीं करना होगा, वॉल्यूम में माइनस करना होता है, लेकिन वॉल्यूम मतलब आयतन में, लेकिन इसमें नहीं करना होगा, क्योंकि जब घन को जो है खोद कर एक निकाला जाएगा, मिट्टी निकाल लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, दोनों को ऐड कर दें। लेकिन आप एक बात बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आप इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जब इसको ऐसे निकाल देंगे बाहर मिट्टी को या कुछ भी खोद कर निकाल लेते हैं, तो इसका जो ये सर्कल ये वाला होगा, ये तो काउंट नहीं होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में। इसका मतलब सेम फॉर्मूला जो 4th नंबर क्वेश्चन में लागू हुआ था, वही फॉर्मूला यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट जो ये हम लिखते हैं यही मेन है। इसे आप अगर समझ गए तो आप सब कुछ कर लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं, कैलकुलेशन को मजबूत करते हैं। भैया जब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन को अपने मन से रीड करके नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपका पढ़ना बेकार है। कैलकुलेशन पे हमें फोकस करना है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि पहले ये आता है। कैलकुलेशन आप बहुत सब चाहे कुछ भी कर डालें, जब आपका स्टेटमेंट ही गलत होगा तो कैलकुलेशन का फ़ायदा क्या है। इसलिए आप फोकस करें कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उनके स्टेटमेंट में फोकस करें, ये गलत नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। इसका मतलब सेम फॉर्मूला लिखेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे घन का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, घन का कुल वाला। उसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ क्या, हेमीस्फीयर। इसका मतलब क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या आप कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं। उसके बाद उसमें से क्या माइनस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों माइनस कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे मैसेज करके। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। उसके बाद अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr। और उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, तो 2πr²। उसके बाद प्लस माइनस दिया हुआ है तो πr²। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगर आप अभी क्लास को अभी ज्वाइन किए हैं तो हम बताते हैं, जैसे 2x में से x को माइनस करने पे हमारा x आता है, उसी प्रकार 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, πr² मिलेगा, वो भी प्लस का। अब 6 लिखा और a की वैल्यू आपको पता है कि घन का किनारा L है, इसका मतलब a की जगह पर अब आप L लिखोगे। समझ में आ रही इतनी बात, L लिखा। उसके बाद देखिए क्या किया मैंने, L²। उसके बाद पाई को पाई पड़ा रहने दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू आपकी NCERT बुक में आंसर में नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि सर अगर हमने एग्जाम में पाई की वैल्यू रख दी तो क्या होगा, एग्जामिनर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देखता है, उसे आंसर से मतलब नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में पाई की वैल्यू रख दी तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पाई की वैल्यू को नहीं रखते हैं। उसके बाद आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू अभी मैंने बताई L/2, तो हम लोग L/2 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। इतनी बात आपको अच्छे समझ आ गई। तो ये हो गया 6 हो गया और 6L² हो गया। फिर देखिए पाई हो गया तो मैंने यहाँ पर पाई लिखा, और L का स्क्वायर हो गया मतलब ये L² हो गया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप इसमें एलसीएम ले लें तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, फिर हो जाएगा 6 चौको 24 मतलब कि 24 L² और प्लस पाई और L²। अगर आप देखें ऊपर तो कुछ कॉमन है। अब अगर किसी बच्चे के माइंड में ये चल रहा है कि 4 में से इसको जो है कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके साथ कुछ ऐड भी हो रहा है। तो आप देखिए ज़रा ऊपर से कुछ कॉमन लेते हैं। कुछ कॉमन हो गया, क्या कॉमन ले लिया मैंने, ऊपर से L² कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 24 और प्लस का क्या बचेगा, पाई। और अब नीचे से जो 4 है, चाहे आप यहाँ लिखें और चाहे आप यहाँ पर लगा के यहाँ पर ऐसे 4 लिख दें, ऐसे लिख दिया। और अब अगर आप चाहें तो 1/4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/4 लिखा। उसके बाद इंटू में क्या L² लिखा है। फिर उसके बाद क्या देखिए, पाई प्लस 24 भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया पाई प्लस 24। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल राइट था। आप यहाँ छोड़ते बिल्कुल राइट था, लेकिन मुझे आपको थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करना है कि क्योंकि कुछ बच्चों के मन में होता है ना, सर एग्जाम्पलर जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी बुक है, कौन सी बुक, NCERT बुक है, उसमें तो ऐसा आंसर दिया है, आपका तो पाई पीछे है, 24 जो है हमारा लिखा हुआ है वो आगे है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि आपका ये भी आंसर सही था, आपने इसको ऐसे लिखा है तो ये भी आंसर सही है। उम्मीद है आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई क्या, ये मैंने जो चेक का निशान मारा है ये सही है ना, अभी कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ, अगर मैंने मीटर माना है तो क्या लिखेंगे, मीटर। अगर मैंने सेंटीमीटर माना होता तो सेंटीमीटर होता, इसलिए जो मैंने यहाँ पर मीटर माना है मीटर लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, मीटर²। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिट स्क्वायर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। या फिर यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए जो आपकी NCERT बुक है उसमें आपका कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप मात्रक लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, वरना मीटर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और पूरा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आप पढ़ा दिया आपको। अब बात करेंगे हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसके बाद हम लोग बात कर सकें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करने से पहले मुझे पूरा बोर्ड ये साफ़ करना होगा
और आप लोगों से एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो वीडियो को जो है वीडियो पे कोई कमेंट करते हैं। देखिए, अगर आपसे जुड़ा हुआ कोई बच्चा है तो आप उसको मेरा वीडियो सेंड भी कर सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, है ना। तो आप लोगों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, और जल्द ही मैं आप लोगों से लाइव जो है जुड़ने वाला हूं, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं और आप लोग अपनी अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखेंगे ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल। दवा का एक कैप्सूल, और आपकी बुक में वो क्वेश्चन का डायग्राम भी बना होगा, आपको यहाँ पर नीचे दिख भी रहा होगा। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, मतलब एक बेलन के आकार का है। कैसे आकार का है? बेलन के। तो इस प्रकार के आकार का एक दवा का कैप्सूल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर का मतलब इधर से भी गोल है और इधर से भी गोल है। उसके बाद देखिए, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। फिर लिखा हुआ है देखिए आकृति में, तो आप भी देख लीजिए आकृति में। फिर लिखा हुआ पूरे कैप्सूल की लंबाई। यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। इन्होंने कहा पूरे कैप्सूल की लंबाई 44 mm है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो लेंथ है वो है टोटल हमारी 44 mm, मतलब मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद मतलब टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल दी है इन्होंने 44 मिलीमीटर। उसके बाद उसका व्यास मतलब डायमीटर कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। और उसके बाद बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मतलब ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ दी है 5, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी दी है? 5। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 5 mm। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कैप्सूल है। कैसा कैप्सूल है? ये कैप्सूल है हमारा दवा का कैप्सूल। उसके बाद इधर भी एक ये क्या लगा दिया? हेमीस्फीयर। इधर भी हेमीस्फीयर लगा हुआ है और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो मुझे इस कैप्सूल के जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिख रहा है बेलनाकार, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। उसके बाद हमें फिर ये जो अर्धगोला आपको इस तरफ दिख रहा है इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। फिलहाल मेरा थोड़ा सा छोटा है पर कोई बात नहीं, आपका कैप्सूल आपका बराबर होगा। आपने इस तरीके का कैप्सूल देखा भी होगा। तो इतनी बात आपको, देखिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और अब आपसे उम्मीद है मैं बहुत ज़्यादा कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे एग्ज़ाम में। आप सोच रहे होंगे मैं खा क्या रहा हूँ, टॉफ़ी खा रहा हूँ। तो ये आपको ऐसे अच्छा से दिख रहा होगा ना कि इस प्रकार की जो है शेप बनेगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले इसका जो है ये वाला एरिया निकाल दीजिए। देखिए फॉर्मूला चाहे जितना आप रट लें, आप सोच रहे हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। वाई कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों लगेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें केवल ये वाला हिस्सा ही कैप्सूल में काउंट हो रहा है, इधर तो हेमीस्फीयर है, इसका मतलब ये वाला काउंट नहीं हो रहा है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इतना बड़ा कैप्सूल मुंह में जाएगा कैसे, ये सोच रहे होंगे आपके भैया। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया क्या। देखिए मेरे पढ़ाने का यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा स्टेटमेंट में मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि एग्जामिनर वहाँ स्टेटमेंट नहीं देखता है, कैलकुलेशन देखेगा। स्टेटमेंट का मतलब वो जो लाइन लिखते हैं वो तो लिखनी पड़ेगी, उसके बिना तो सब कुछ गलत ही हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हैं। मेरी 2 आकृतियाँ बनी हैं। एक बनी है हमारी बेलनाकार मतलब बेलन, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, और दूसरी आकृति मेरी बनी है अर्धगोला। मैंने दोनों का नाम लिख लिया और उसके बाद देखिए मैं करूँगा क्या यहाँ पे, इसलिए मैंने नाम लिखा कि जो इसके बारे में सारी डिटेल होगी और इसके बारे में सारी डिटेल होगी, इनको मैं अच्छे से पहले नोट कर लूँगा। इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है, इसकी हाइट क्या है, सब नोट कर लूँगा। देखिए ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या क्या होगी, बेलन की जो त्रिज्या। अब एक बार मैं ऐसे त्रिज्या लिख दूंगा, अगली बार मैं सिर्फ आर लिखूंगा। ये त्रिज्या क्या होगी?
बेलन की त्रिज्या, इसका मतलब जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 दिया है वही तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना। इसका मतलब ये 5 यहाँ से यहाँ तक व्यास है, व्यास का आधा करेंगे, मतलब कि हम लोग 5/2 लिखेंगे और ये हो गया मिलीमीटर। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करें कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, बेलन की आखिर ऊंचाई क्या होगी। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मिडिल पॉइंट होगा और उसके बाद ये इसकी त्रिज्या होगी ना, ये वाली, ये आपको दिख रही है अच्छे से, ये त्रिज्या होगी। अगर इसमें ये त्रिज्या होगी, इसका मतलब यही दूरी ये वाली होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि अगर जो डिस्टेंस ये होती है वही डिस्टेंस ये होती है, क्योंकि ये जो हमारा अर्धगोला होता है इसमें ऊंचाई नहीं होती, इसकी ऊंचाई ही इसकी त्रिज्या होती है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो ऊंचाई h होगी वो क्या होगी, देखिए ये टोटल लेंथ हमें 14 पता था, इसका मतलब 14 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या माइनस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को माइनस करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को भी तो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली r और ये वाली r, इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 2r को माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब ये हमने लिखा 14। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से रिवाइंड करके बाद में वीडियो देख सकते हैं आप। 2 लिखा और r की वैल्यू क्या है, मेरी r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/2 है। इसका मतलब 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 14 में से 5 चले गए, कितने बचे, 9। इसका मतलब हाइट आ गई हमारी 9 मिलीमीटर। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे मैंने हाइट को 9 निकाला। अब बात करें अर्धगोला की। अर्धगोला की सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिज्या क्या है। त्रिज्या मतलब इसकी रेडियस क्या है, कितनी है, जो हमारी इसकी थी वही तो है। इसको हमने लिखा 5 और उसके बाद बटे में क्या लिखा, 2 मिलीमीटर। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसकी त्रिज्या को हमने नाम दे दिया r1 और इसको दे दे r2। तो यहाँ मैंने नाम दिया r1 और यहाँ दे दिया हमने r2। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। क्या निकालना था, मैंने बताया था कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम लोग, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन के वक्रपृष्ठ में से क्या जोड़ देंगे हम लोग, जो इधर से हमारी गोल सरफेस थी उधर से गोल सरफेस थी, मतलब दोनों हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि एक अर्धगोला नहीं है, 2 अर्धगोले हैं। इसका मतलब हमको इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, गलती मत करना एक को लिखकर, ठीक है। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r और h होता है। उसके बाद 2 लिखा, ठीक। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r²। ये सिर्फ होता है अर्धगोले का, मतलब इसमें भी 2 होता है और आगे से एक 2 और है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी इधर अर्धगोला उधर अर्धगोला, आप गोला ही ना लिख देते। लिख तो देते, लेकिन फिर आपको समझने में तो प्रॉब्लम होती, क्यों गोला लिखा है ना, फिर वो रटो, तो वो गलत बात है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ पर हमने r1 लिखा तो इसको हम लोग r1 लिख देते हैं, यहाँ पर r1, और उसमें h था नहीं तो हमें लिखने की जरूरत थी नहीं। आ रही बात सुनिए, तो ये हो गया 2 का 2। फिर पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 होती है, 22/7। r1 की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो मैंने कितना लिखा, 5/2। और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9, प्लस 2 दूनी कितना हो गया, 4। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, 5/2। और उसके बाद क्या करना है, उसको 2 बार लिखना है। क्यों 2 बार, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि 2 घात थी इसलिए लिखा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, उसके बाद कुछ और कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 2 से इसको हमने कैंसिल आउट किया तो यहाँ हुआ 2, और फिर इससे जो 2 आया वो उससे कट गया, इसका मतलब ये इससे कट गया, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, बस जितना हुआ था मैंने काट दिया, अब कुछ नहीं कटेगा। मतलब 22, 5 और 9 ऊपर लिखे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 22 गुणे में 5 और उसके बाद फिर 9। देखिए बटे में क्या होगा, ये बटे में लिखा हुआ 7,
फिर प्लस लिखा है, प्लस लिखा, आसान क्वेश्चन था, कठिन कुछ नहीं है। फिर 22 लिखा हम लोगों ने, और उसके बाद फिर 5 गुणे 5 2 बार लिखा है, तो मतलब 5 गुणे 5 लिखा और बटे में क्या लिखा है 7 लिखा है। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, 22 को 5 से गुणा करते हैं, तो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 22 पंचे 110, और गुणे में कितना हो गया 9। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप चाहें ना तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 22 उसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है कॉमन, 7 इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है कॉमन, अंदर क्या, अंदर बचेगा 5 गुणे 9, 5 गुणे 9 लिखा, फिर प्लस इसमें से 22 निकल चुका है ना। आप चाहें तो 5 भी निकाल सकते हैं, सब बहुत आसान हो जाएगा, 5 भी निकाल लो बाहर, 5 भी गुणे का बाहर निकाल लिया। ठीक है, 22 गुणे 5 को बाहर निकाल लिया, फिर क्या हुआ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर अंदर क्या बचेगा 9 और 1 5 और रह जाएगा। ठीक, 9 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 14। देखो कितना आसान हो गया, ऐसे गुणा भाग करते रहते हैं। क्या करेंगे, गुणे में बचेगा 14, और ये 14 ना 7 एकम 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका मतलब 7 एकम 7 7 दूनी 14 हो गया। अब बचा क्या, 22 गुणे 5, तो 22 को 5 से गुणा करेंगे 110, और 110 को 2 से गुणा कर देंगे, मतलब हो जाएगा 220। कितना आसानी से कर लिया। यहाँ क्या था, मिलीमीटर, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मिलीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। बहुत अच्छे से अगर आपको इसको समझना है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए ये एक बात हम बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं सारी बुक पढ़ लूँ। सारी बुक के पीछे मत भागिए, ओनली एनसीईआरटी बुक और उसके साथ एक कोई रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मनोहर प्रकाशन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो भारती भवन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ओनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्न प्रदर्शिका, इस बुक का इस्तेमाल कर कर ही पढ़ें। बाकी किसी के पीछे ना भागें, क्योंकि खा तो बहुत कुछ लेते हैं पर पचता कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ज़्यादा खाएंगे ना तो फिर आपको पता है कि पेट खराब हो जाएगा, इसलिए उतना खाएं जितना पच जाए, है ना। ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं बस आप फोकस करें कि मुझे एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। आप लोग सारी बुक के पीछे कृपया ना भागें, केवल एक बुक पढ़ें और उसे अच्छे से पढ़ें। अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपका रटा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप उसको इतनी बार लगाएं कि वो मेरी तरह, जैसे मुझे हर क्वेश्चन का आंसर भी लगभग याद रहता है, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे जब बार बार आप लगाओगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आप बड़े हो गए मानते हैं, पर मेरे लिए तो छोटे बच्चे ही हैं, इसलिए जैसे हो सकता है वैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग हर क्वेश्चन के पीछे क्या भागे, लेकिन हर बुक के पीछे ना भागे। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 की, फिर 9 की, तब ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग तो बड़ा तो ज़रूर होगा, पर उम्मीद रहेगी कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, मतलब एक तंबू है और वो बेलन के आकार का है, कुछ इस प्रकार। अभी मैं इसका 3D डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, ठीक है, और इस प्रकार हमने इसको बना दिया। ये इस प्रकार हमने बेलन यहाँ पर बना दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ी आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे लिखा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, मैंने रख दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हो, मतलब जो ये बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई और व्यास दिया है। ऊंचाई कितनी दी है, केवल बेलनाकार भाग की, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे दी है, और इसका व्यास दे दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितना दिया है एक बार देखते हैं। दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऊंचाई दी है 2.1 और व्यास दिया है 4।
क्रमशः वर्ड लिखा है और ऊंचाई का पहले नाम दिया गया है, इसलिए ऊंचाई 2.1 है और व्यास 4 है। अगर ये क्रमशः ना लिखा होता तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत थी, लेकिन क्रमशः लिखा होने का मतलब ऊंचाई का पहले नाम, इसलिए ऊंचाई पहले है और हमारी जो व्यास है वो बाद में। ऊंचाई कितनी है 2.1 और व्यास कितना है जो हमारा 4 मीटर। इसका मतलब व्यास लिख देंगे हम लोग 4 मीटर और ऊंचाई हो गई 2.1 मीटर। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। इसका मतलब इसकी स्लैंट हाइट दी है, कितनी दी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास क्या होता है, मतलब कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा इसको हमें ज्ञात करना है। फिर लिखा है साथ ही ये ज्ञात करना है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कितना कपड़ा उपयोग हुआ है उसको 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर से खरीदा गया है, महंगा कपड़ा है। फिर आगे देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं गया है। भैया बचत कर ली है, नीचे का जो आधार है हमारा उसको ढका नहीं गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका 3D डायग्राम दिखाता हूँ आपको क्या इन्होंने कहा है। मतलब ये एक तंबू है जो बेलनाकार है और उसके बाद इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ऐसे शंकु मेरा नहीं है, ऊपर से मैंने इसको काट के थोड़ा सा गायब कर दिया, छिन्नक बना दिया है। पर जब ये सब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मक्खी आ गई परेशान करने, टाइम हो गया इसके आने का, पढ़ने का। तो चलिए देखते हैं क्या है कि ये हमारा क्या है, शंकु है और इसको इसके ऊपर रखा गया। उम्मीद है आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, सब कुछ दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब दिया है तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, टाइम वेस्ट ना करूँ। तो यहाँ पर शंकु और यहाँ पर लिखते हैं हम बेलन। जो बेलन है उसमें हम लोग बेलन का सब कुछ पार्ट लिखेंगे और शंकु में शंकु का। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसी का आधा, क्योंकि जो ये होगा वही चीज़ ये होगी। इसका मतलब 4/2 और r बराबर आ जाएगा आपका 2। क्या 2 आएगा, मीटर। उसके बाद शंकु की जो L है वो दे दी है। L कितनी दी है 2.8, लेकिन शंकु की ऊंचाई नहीं दी है। लेकिन आपको पता है कि शंकु का जब वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई, r और l। मैं आप लोगों से क्वेश्चन तो नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन लाइव क्लास में क्वेश्चन जरूर करूँगा। इसका मतलब शंकु का जो वक्रपृष्ठ है वो कितना है, पाई r l, और उसमें h की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब h नहीं निकालना पड़ेगा। अब बात करें बेलन की। बेलन की त्रिज्या, इसमें बेलन की त्रिज्या हमने इसको r1 नाम दे दिया और इसके बाद इसको हमने r2 नाम दे दिया। इसमें l होता नहीं है बेलन में, इसलिए इसको l को l रहने दो। r2 इसकी भी त्रिज्या और वही होगी, इसका मतलब 4/2 और उसके बाद इस तरीके से r2 बराबर आ गया आपका 2, क्या लिखेंगे, मीटर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो दिया है 2.1, मतलब साधारण सा क्वेश्चन था। अब हमें करना क्या है, हमें इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग कैनवास। देखिए बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो हम लोग लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या काउंट होगा इसमें। इसका मतलब हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालेंगे और उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इसे हिंदी में वक्रपृष्ठ कहते हैं। वक्रपृष्ठ ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि नीचे से इन्होंने कहा है कि खाली है। और उसके बाद अगर इस तंबू में इसको ये बंद भी कर देते तो फिर ऊपर ऐसे बनाया क्यों, इसकी बात बाद में की जाएगी। मतलब ऐसे बनाए क्यों, बनाएंगे तो मतलब उसको दिखना चाहिए, मतलब ऊपर से भी ये चीज़ खुली है और ये चीज़ खुली है, इसलिए इसका केवल ये वाला हिस्सा काउंट होगा और उसके बाद ये वाला जो हमारा ऊपर का है ये हमारा काउंट होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे। अगर हाँ आप लोग, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश में चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में लिख कर बताऊँ, तो जब तक भारी मात्रा में कमेंट नहीं आएगी तब तक मैं उसमें बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ वीडियो बनाते बनाते मैं इंग्लिश में ज़रूर बोलूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ और उसके बाद क्या लिखेंगे, बेलन वक्रपृष्ठ और प्लस क्या लिखेंगे, शंकु का क्या लिखेंगे हम लोग, वक्रपृष्ठ।
दोनों का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r और h, और शंकु का क्या होता है, पाई r और l। शंकु के लिए हमने जो नाम दिया है उसको हमने 1 कहा है, और बेलन के लिए जो बोला है वो 2 बोला है, h में कुछ भी नहीं किया है, तो मतलब ये 2 हो गया, 2 लिखा। पाई देखिए ज़रा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 2 है, 2 लिखा। उसके बाद h क्या है, h जो है हमारा 2.1 है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। और पाई की वैल्यू 22/7, और r1 की वैल्यू भी 2 है, और l की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.8। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए करते क्या है, पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ाया, और ये पॉइंट हटाया, इधर से भी एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, फिर 7 1 जा 7 और 7 4 जा 21। कैलकुलेशन भी इसी तरीके से एग्जाम में आएगा, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन की उम्मीद आप लोग मत करना। इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणे 22 और कुछ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, 2 1 कम 2 और 2 पंची 10। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ये हमारा 22 बचा है, 22 लिखा। फिर उसके बाद यहाँ से कितना बचता है, यहाँ से बचा हमारा 2 लिखा मैंने, और यहाँ पर 3, और नीचे क्या बचता है, नीचे बचता है 5 प्लस, यहाँ देखें अगर तो 22 हो गया। फिर उसके बाद देखिए तो 2 हो गया, और गुणे में कितना हो गया, 4। लेकिन ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 पंची 10। इसका मतलब 2 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, 4 लिख लेते हैं। और बटे में कितना होगा, 5। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो कुछ कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं कॉमन। 22 मिल रहा है ऊपर से, और उसके बाद यहाँ से 2 निकाल लेते हैं बाहर, 2 निकल गया, और नीचे ये 5। 2 वहाँ नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे 2 कॉमन हुआ। यहाँ से 3 बचा, 4 में से 2 निकल गए, तो कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब 3, ये 5 लिखा है, और इससे मिलेगा 3 2 5, तो इससे 5 मिलेगा। क्यों हम इतना लंबा क्वेश्चन को करें, ये 5 और ये 5 काट दिया, कितना बचा, 22 गुणे कितना हो गया, 2, मतलब हो गया आपका 44 और मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करें कैनवास की लागत, तो 1 मीटर स्क्वायर का लागत, 1 मीटर का कितना बताया था उन्होंने, लागत बोला था 500 रुपये, तो मेरा कितना आया है, 44। तो हम लोग लिखेंगे कैनवास की लागत, क्या लिखेंगे, कैनवास की लागत 44 मीटर स्क्वायर था, और 1 मीटर स्क्वायर का 500 था, तो 2 मीटर स्क्वायर का 1000, 3 मीटर स्क्वायर का 1500, ऐसे करते करते 44 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब इसको हम लोग 44 से गुणा कर देंगे। अब गुणा आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूँ बताता हूँ। मैंने इसको कर दिया है 2 हटा दिया, मतलब 22 समझ लिया, और इस 2 को मैंने इससे गुणा कर दिया, हो गया 1000। देखिए ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, इससे 2 निकाला और इसको 2 से गुणा कर दिया, मतलब 1000 हो गया। 1000 जब 2 निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 22, और 22 से उसको जो है कर दूंगा गुणा, इसका मतलब ये हो जाएगा 22,000। आई बात समझ में। और ये क्या हो जाएगा, रुपए। तो रुपए का साइन फिलहाल अब ऐसे नहीं बनाया जाता, अब कैसे बनाया जाता है, अब बनाया जाता है इस प्रकार। तो आप भी स्टाइलिश हो गए हैं, ज़माना भी स्टाइलिश है, ऐसे आप बनाएंगे इसको, इस तरीके से आप रुपए का साइन बना लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। और यहाँ भी चाहे तो आप जो है इस रुपए का साइन बना सकते हैं, वरना हिंदी में रुपए लिख दें, डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं होगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं आज आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँ, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा सा बहुत स्पीड में पढ़ा रहा था, भागता था थोड़ा सा तेज़, लेकिन अभी मैं बहुत आराम से आप लोगों को स्मूथ क्लास दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप उसको अपनी बुक में इम्पॉर्टेंट लिख भी सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट की बात अगर करें तो शायद ही कोई क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, बाकी हर एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, ऊंचाई मतलब हाइट 2.4 सेंटीमीटर और व्यास मतलब डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास
इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब कि एक कोई बेलन है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ऐसे एक बेलन है और इस बेलन में से एक इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु काट लिया जाता है। कैसे काट लिया जाता है? इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला। इसका मतलब इसको काटना शुरू करते हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपने वो कटर देखी है ना, पेंसिल को छीलने वाली, मतलब वो शार्पनर कैसे होता है, उसमें जो शेप होता है, मतलब समझ लीजिए हमारी सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, कटर है, और उसके बाद उसको एक छेद कर दिया गया उसमें, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे काट लिया गया है, अगर यहाँ पर इसका सेंटर है तो कुछ इस प्रकार, और ऐसे इसको पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। और आप समझ रहे हैं कि अगर इसको काटा जाएगा तो ये ऊपर का भी हिस्सा खत्म हो जाएगा। ये चीज़ काट के निकाल दी गई है। अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या है लिखा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो निकटतम लिखा है ना, इसका मतलब पहले समझ लें। ये इंग्लिश वाली जो बुक है आपकी इंग्लिश मीडियम की, उसमें लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का ये मतलब हुआ कि निकटतम। निकटतम का मतलब आपने जो है, मान लीजिए, ये अंडरलाइन कीजिएगा अपनी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा नियरेस्ट वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए 7.3 लिखा हुआ है और 7 पॉइंट जो है हमारा कितना लिखा हुआ है, 7 पॉइंट हमने मान लिया 6 लिखा है, 76 पॉइंट लिए से लिखा है, मतलब ये 17.3 है और ये 76, तो इसको भी मैं 17.6 कर देता। इसकी नियरेस्ट वैल्यू, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू जो होगी वो 17 होगी, ये 17 के पास है क्योंकि 0.5 से अगर ज़्यादा होगा तो, और ये इसके बाद ये 17.6 है, तो ये हमारा 18 है। कुछ ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। ये अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब आंसर आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इसका हम लोग ऊंचाई लिखते हैं और इसका व्यास लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई बोली है 2.4 सेंटीमीटर। देखिए अब वास्तव में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तभी मेरे साथ ज्वाइन हो, क्योंकि मजाक करना मुझे ज़्यादा आता नहीं है, और ये भी नहीं कि इंटरटेनमेंट की क्लास चल रही है आप लोग ज्वाइन करें। बिल्कुल आपका मन करे तो ज्वाइन करें, आपका मन नहीं लगता है अगर आप, तो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है उसको लिखते हैं। लाइन खींचा मैंने और यहाँ पर एक तरफ लिखा मैंने शंकु। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं। जहाँ तक जैसा बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। शंकु, शंकु में क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, और निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें एल नहीं दी गई है ना, एल दिया होता तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, शंकु में पहले आर को लिखते हैं, कितनी रेडियस है, और इसको हमने R1 नाम दे दिया। इसमें बेलन में R2, इसकी R क्या होगी 1.4 सेंटीमीटर, इसका ये है, इसी का हाफ कर दो तो इसका हाफ क्या होगा, मतलब 14 के आधे, तो मतलब 0.7 सेंटीमीटर। मैंने कहा था अभी मैं डायरेक्ट करना शुरू करूंगा। और ये बेलन में भी वही कहा था कि वही त्रिज्या और वही व्यास, इसका मतलब इसकी भी त्रिज्या वही होगी 0.7 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसकी हाइट की बारे में बात करते हैं। कहा था कि इसकी दोनों की हाइट क्या है, बराबर है, तो यहाँ 1 का नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब बराबर है तो 1 2 क्या करे देकर। तो यहाँ h की बात करते हैं, इसकी भी हाइट वही है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, मतलब 2.4 सेंटीमीटर, और इसकी भी हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की है कि जब हम लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी ठोस इन्होंने बनाकर दिया है, आई थिंक इन्होंने ठोस के बारे में ही बात की है, हाँ, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे आखिर हम लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले जब हम लोग इस पूरे जो आपका ये बेलनाकार जो गड्ढा था,
इसको जब हम लोग इसमें शंकु जैसा काटना शुरू करेंगे तो ऊपर की सरफेस तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नीचे वाली जरूर रह जाएगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। उसके बाद इसके शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि खोद कर जब इसको निकालेंगे तो एक शंकु जैसी आकृति ऐसी बन जाएगी। उसके बाद नीचे वाला ये वाला तो रह जाएगा ना, इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गोल, ये हिस्सा रह जाएगा। इसका मतलब इसका भी एरिया निकाल कर मुझे ऐड करना होगा। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा कि पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए कि आप शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए और इसका वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, फिर तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो इतना सब कुछ अगर अलग अलग करेंगे ना तो कॉपी बहुत भर जाएगी, और एग्ज़ाम में सिर्फ कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं। बिलीव कीजिए इस बात का कि ये आपकी एसएसटी या कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ है। कॉपी भरने के नंबर आपको नहीं मिलते हैं। मैं अपने एग्ज़ाम में 40 पेज की कॉपी आती थी, 17-18 पेज में मेरा पेपर ख़त्म। और आज भी मैं कोई भी पेपर देने जाता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। ज़्यादा लिखने के नंबर आपको कभी नहीं मिलते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ज़्यादा लिखने के नंबर मिलते हैं तो वो शायद ही कभी होता होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने ऐसा कुछ फील कभी आज तक नहीं किया है कि लिखने के नंबर मिलते हैं। इसलिए हाँ, ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप लिख कर आइए, एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही। लेकिन अगर आप टॉपर जो है टॉप बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो लिखने के बारे में मत सोचिए कि मैं इतना लिख कर आऊँगा तो बहुत ज़्यादा नंबर। कंटेंट सही होना चाहिए, कंटेंट जो भी आप लिखें वो सही होना चाहिए। इसलिए मैथ में जो भी क्वेश्चन करें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप ऐसे लिखें या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखें, या आप चाहें तो लिखें शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन का अलग अलग करके क्या फ़ायदा है। इतना सब कुछ क्या करना है, ऐसे शॉर्ट में लिखें, आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, गलतियां नहीं होंगी। इसलिए आप लोग जितना हम आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पर आप इससे बेटर कर सकते हैं तो यू कैन डू इट। आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बताना। क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा ये बेलन बनेगा, है ना। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, और उसके बाद वक्रपृष्ठ, और इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, इसमें ऐड करेंगे हम लोग शंकु का वक्रपृष्ठ। लेकिन समस्या इसी बात की है कि जब शंकु का वक्रपृष्ठ इसमें ऐड करेंगे तो हम लोगों को उसका एल भी चाहिए शंकु का, वो हमें पता नहीं है, तो उसे हम बताएंगे आपको। शंकु का वक्रपृष्ठ और उसमें क्या ऐड होगा, उसमें नीचे वाली सरफेस भी ऐड होगी। इसका मतलब हम लोग इसमें आधार का क्षेत्रफल भी लिखेंगे। किसके आधार का, बेलन का। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आप यहाँ लिख सकते थे, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते थे, लेकिन आधार कहूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आखिर होता क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर और एच। शंकु का क्या होता है, पाई आर और एल, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझे सब कुछ पता है, आर पता है, एच पता है, लेकिन मुझे ये एल नहीं पता है। और इस एल को फाइंड करने के लिए हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की बात करें अगर ध्यान से देखें आप तो एल स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, और एच की बात करेंगे तो किसके लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, शंकु का। तो शंकु में देखेंगे, अभी तो फिलहाल बराबर है, आप चाहे जहाँ देखें, लेकिन आप ऐसा जब करेंगे कभी तो शंकु की वैल्यू को नोट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 0.7 का होल स्क्वायर, तो 0.7 का हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक बार। 2.4 का होल स्क्वायर मतलब ये 24 का वर्ग लिखा हुआ है। 24 का वर्ग आपको पता है कि 576 होता है। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद नहीं किए हैं तो आप लोग फिर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये याद कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 2.4 का होल स्क्वायर मतलब 576, और एक संख्या बाद दशमलव लगा है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 5.76।
इसी प्रकार जब इसका करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या, लेकिन जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इसको आपस में गुणा करके देख सकते हैं। तो एक संख्या, दो संख्या और दशमलव लगा के 0, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 6.25। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो है स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसे ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग इसी के नीचे नोट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे लाइन हमने खींच दी और ये हो गया L बराबर अंडर रूट 6.25। अब मुझे बताएं कि ये अगर 625 लिखा है और ये 25 का वर्ग होता है, इसका मतलब इसका उत्तर 25 आएगा। और दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, जब वर्ग निकालेंगे तो संख्या आधी हो जाएगी, इसका मतलब 2.5। तो ये L बराबर हम लोगों ने निकाल लिया 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। 2.5 क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। अब वैल्यू जरा पुट करने से पहले देखें तो इसमें जब सब कुछ बराबर है ही तो कॉमन ले लें, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसका मतलब 2 कॉमन मिल गया, 2 नहीं मिलेगा, हाँ पाई कॉमन मिलेगा। r सब में है तो r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा और h बचेगा, फिर यहाँ से l बचेगा और r 2 बार था इस बार, इसलिए 1 बार r बचेगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए ज़रा पाई को, पाई की वैल्यू 22/7 और फिर देखिए r को, तो r की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने यहाँ पर लिखी थी 0.7 लिखी मैंने यहाँ पर। और उसके बाद देखिए ध्यान से ये 2 लिखा, h की वैल्यू कितनी है 2.4 लिखा, प्लस l की वैल्यू कितनी अभी निकाली 2.5 लिखा, प्लस लगाया और r की वैल्यू 0.7। आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ से 7 से ये 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा। दूसरे पेन से करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 7 से 7 कट गया। इसके बाद देखिए 2 से कट जाएगा तो यहाँ 5 होगा, ये 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे यहाँ कितना होगा 11 होगा और ये कैंसिल आउट होगा तो 5। इसका मतलब ये 11/5 होंगे। और यहाँ देखें इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 को इससे जब गुणा करेंगे हम लोग तो देखिए ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या होगा 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो 4.8 होगा। तो 4.8 हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए प्लस 2.5 है तो 2.5 लिखा और उसके बाद ये हमने लिख दिया, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये है 0.7, तो 0.7 को 0.7 लिखा रहने दिया। इन सब को आप आपस में ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, 4.8 मैं ऐड करके बता देता हूँ, 2.5 0.7 ऐसे आप ऐड कर लीजिए तो बताते हैं हम उत्तर कितना आएगा। 48 और 7 55, 55 में 25 जोड़े 80। इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 11/5 और उसके बाद इसका उत्तर जो आएगा वो 8.0। तो हम उसको 8 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 को कोई मतलब नहीं। फिर ये 11 कितना हो गया 88 और 88 बटे कितना हो गया ये 5। इस तरीके से इसका ये उत्तर आ गया। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, मतलब निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा आपसे कहा गया था। इसका मतलब हम लोग इसको भाग करना शुरू करें तो क्या करते हैं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 88 लिखते हैं और 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5, 1 हो गया, 3 हो गया 38, 5 7 35, तो ये 35 लिखा, 3 हो गए, फिर 0 लगाया पॉइंट लगाने के बाद और उसके बाद 5 6 23। इसका मतलब इसका आंसर आया, कितना आंसर आ गया 17.6 आंसर आया। मुझे कहा गया था कि इसको नियरेस्ट वैल्यू लिखो इसकी, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लाइन खींच के इसके नीचे कीजिएगा 17.6। ये 17 और 18 इसके बीच का आंसर आया है, लेकिन अगर ये 17.4 होता तो इसका उत्तर हम 17 लिखते, लेकिन ये 17.6 है और इसलिए इसका उत्तर कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 18 के पास है, इसलिए क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कैसा है, निकटतम कहा था इसलिए ऐसा किया गया है। अगर निकटतम नहीं कहते तो यही आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा, या ये वाला या ये वाला, दोनों सही होंगे क्योंकि वो हमने डिवाइड करके लिखा, इसको डिवाइड करके नहीं लिखा। उम्मीद है आपको अच्छे से ये पूरी बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत आसान है, वो क्वेश्चन नंबर 9 है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको बुक में डायग्राम बनाकर भी दिया गया है। इसलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की, जो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा।
एक बार उसे आप लोग रीड कीजिए। क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि लकड़ी की एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। मतलब लकड़ी का एक ठोस जो है बेलन है, उसको खोदकर जो है उसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की एक आकृति है और इसके में इसको खोद खोद के इसको अंदर धंसाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं, और आगे डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा होगा नीचे। उसके बाद क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर शेप जो दिया है वो दिया है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ बेस कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, एक बार पढ़ तो चुके ही हैं। क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले एक बेलन था, तो हमने इसमें एक बेलन बना लिया ऐसे, और बेलन बनाने के बाद इसको खोद खोद के इन्होंने क्या किया है, 2 सिलेंडर जो है मतलब 2 हेमीस्फीयर बना दिए। कुछ इस प्रकार इन्होंने इसको पूरा ऐसे खोद कर निकाल दिया है ऐसे। इसके बाद ये पूरा क्या हो गया है, सब साफ हो चुका है। तो ये सारा, ये भी सब साफ हो चुका होगा, ये भी सब कुछ साफ हो चुका होगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने दिया क्या क्या था, इन्होंने इसमें ऊंचाई दी थी। कितनी ऊंचाई दी थी बेलन की? इन्होंने ऊंचाई में कहा था 10 और त्रिज्या कहा था 3.5। तो हम लोग ऊंचाई इसकी लिख लेते हैं 10, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद 10 सेंटीमीटर के बाद इन्होंने इसकी त्रिज्या कितनी कही थी? त्रिज्या बोली थी 3.5 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब इसमें इन्होंने 2 चीज़ें हमारी यहाँ पर यूज हुई। कौन कौन सी यूज हुई उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले बेलन बनेगा, और बेलन के साथ साथ इसमें एक चीज़ और बनेगी। क्या होगा वो? अर्धगोला। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन अच्छा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेलन क्या है? बेलन में हमारी त्रिज्या है 3.5। तो त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक होती है ना, तो ये 3.5। उसके बाद सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिख दिया, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है इसकी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिखी। इसमें भी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले में तो हाइट होती नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बचा। तो अब इसको हल कैसे करेंगे उसे देखते हैं। हल करना है मुझे, क्या लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा? इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें से दोनों तरफ से हम लोगों को अर्धगोला निकालना पड़ेगा। कंटिन्यू 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज जो टॉफ़ी मैंने यहाँ दबा कर रखी थी उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, तभी इतनी लंबी क्लास दे पाया हूँ। अर्धगोला मतलब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? जो ये ठोस बचा है उसका। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ जरा मुझे कोई बताए कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन के वक्रपृष्ठ में से हम लोग अर्धगोले को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ घटाया क्यों नहीं? क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इसको हम लोग खोदना शुरू करेंगे ना, तो मतलब उसका एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया ऐसे मतलब बढ़ रहा है। समझ लेना बात को। वो खुदेगा तो जगह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कोई भी चीज़ खुदने के बाद जो है बढ़ जाती है उसका स्पेस, तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लोग जोड़ेंगे, तो ये 2 इंटू क्या हो गया? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r और h, और 2 और अर्धगोले का क्या होता है वक्रपृष्ठ? आपको पता ही है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, अब हमने 2 को 2 लिखा, और देखें जरा, क्या देखें कि सब कुछ बराबर है। इसमें भी r वार सब बराबर है, तो क्या करें? कॉमन ले लें, कोई मतलब नहीं है उसका। इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन है, r भी कॉमन है, h नहीं मिला हम लोगों को। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया? 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन, अंदर बचेगा h। यहाँ से 2 निकल गया, पाई निकल गया, एक r निकल गया, लेकिन एक 2 बचा और r बचा। इसका मतलब 2 और r एक रह गया। अब वैल्यू पुट करो, बहुत आसानी से कर लोगे। 2 लिखा, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू हमारी है 3.5।
3.5 लिखे। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 10 और उसके बाद 2 लिखा और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारी 3.5 है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर समझ में सब कुछ आ रहा होगा। अब देखिए ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, एक नीचे डेसिमल बढ़ा दिया और मतलब 10 लिख दिया नीचे, 7 एकम 7 और 7 पच्चे कितना हो गया 35। ये आप यहाँ पर हमने 5 लिखा। उसके बाद देखें तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा, तो इसको भी कैंसिल आउट करते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। ये 2 लिखा मैंने, इसका मतलब अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये 2 से फिर से ये 2 कट गया, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। अब बचा क्या, बचा हमारा 22। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 22 बचता है। बहुत ध्यान देना होता है, वरना अगर ज़रा सी भी गलती मेरे से हुई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 10 हो गया, 10 लिखा और 3.5 को 2 से गुणा करेंगे, मतलब 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 70 होगा, लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या लगा देंगे तो 7.0 होगा, जिसका उत्तर 7 होगा। इसका मतलब इनको दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 7 होगा। उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, अब ये हो गया 22 और यहाँ गुणे में दोनों जुड़ गए तो 17 हो गए। अब 17 दूना 34 के 4 हो गए और उसके बाद क्या बचा हमारा, फिर हमको मिलता है 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना फिर 34 और 3 उसमें जोड़ दिया तो 374 और सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, पूरी क्लास भी अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये पूरी 3 कौन सी एक्सरसाइज थी, 13.1 ये 13.1 जो एक्सरसाइज मैंने आज आपको पढ़ाई है, क्या आप लोग देखिए डिपेंड ये करता है कि इस पूरी क्लास में आप लोग कितने लोगों ने ये क्लास देखी है। अगर इसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलेगा तो 13.2 एक्सरसाइज मैं पूरी एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी एक वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज हम लोगों को मिले 13.2 की, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि मेरा भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ क्या बोलते हैं उसको, हाँ थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा मिलेगा ना, तो आप लोगों की मेहनत दिखेगी मुझे और मुझे भी लगेगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, इसलिए 13.2 एक्सरसाइज का आप लोग बेसब्री से फिर से इंतज़ार करना शुरू कर दीजिए। अगर कोशिश मैं करूँगा आप लोगों के लिए कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को जस्ट दूसरे दिन बिल्कुल आपको मिल जाए, ताकि आप लोग ये पूरा चैप्टर बहुत जल्दी से कवर कर सकें। आई थिंक इसमें केवल 3 एक्सरसाइज ही हैं, इस वजह से कोई चैप्टर बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी की, मतलब स्टैटिक्स वाले चैप्टर की। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर सब समझ में आ रहा होगा। क्लास को अब मुझे यहाँ पर समाप्त करना होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बेहतर बहुत अच्छा सा काम करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि रिस्पांस मुझे मिलेगा तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए जितने लोगों ने ये क्लास देखी है कृपया कमेंट करके ज़रूर जाएं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।